माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद उमर हयात। आज हम बात करेंगे डेटाबेस की। हम अपनी एप्लीकेशन इस मकसद के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ शॉपिंग कार्ट की एग्जांपल के तौर पे, वो है स्कूल एंड एजुकेशनल एक्सेसरीज मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो है हमने क्या काम करना है, ये एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है। मैं इसको एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ ताकि इसकी जो है ना वर्किंग वो बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन की गई अच्छे तरीके से, तो मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये मैंने यूज़ केस डायग्राम उसकी बनाई हुई है, इसको देख लेते हैं। पहले इस एप्लीकेशन को दो यूज़र्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला यूज़र है मेरा एडमिन जो है वो लॉगिन करेगा अपनी एप्लीकेशन में। इसमें वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, ठीक है। वो कैटेगरीज ऐड करेगा, प्रोडक्ट्स यानी आइटम्स को ऐड करेगा, उनका मैनेजमेंट करेगा यानी कि अपडेट एंड डिलीट करेगा, ठीक है। बेसिक इसका काम डाटा मैनेजमेंट का है। इसके अलावा जो हमारे सप्लायर्स एंड पब्लिशर्स हैं उनको भी ये ऐड करेगा। इस तरह से आपके जो है ना वो कस्टमर जो है, कस्टमर के अलावा भी जो दूसरे यूज़र है वो सप्लायर्स एंड वो जो है, एक मिनट है मुझे देखने दें। पब्लिशर, ठीक है। जो हम बुक्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो उसमें वो पब्लिशर्स होंगे जो बुक्स ऐड करेंगे, और जो है सप्लायर्स होंगे वो बुक्स या दूसरी चीज़ें जो सप्लाई करेंगे वो उनका रिकॉर्ड हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। इनको अलग यूज़र के तौर पे भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल उनको यहाँ पे एडमिन ऐड करेगा। अगर एडमिन नहीं तो वो अलग से खुद भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ा सा मुख्तसर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो सेल मैनेज करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, कितनी सेल हुई है डेली के लिहाज से, वीकली के लिहाज से उनकी रिपोर्ट जनरेट करेगा, और उसको जो ऑर्डर जो आएंगे यूज़र के उनको कंफर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद एंड में लॉग आउट करेगा। जबकि कस्टमर जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा, लॉगिन करेगा। उसके बाद उसको जो आइटम चाहिए यानी कि जो प्रोडक्ट चाहिए उसको वो जो है वो सर्च करने के बाद जो है उस आइटम को सिलेक्ट करने के बाद उसको अपनी विश लिस्ट में डालेगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि यूज़र जो है वो उसी वक्त वो आइटम परचेज़ नहीं करना चाहता, तो वो उसे विश लिस्ट में डाल देता है कि बाद में जो है मैं उसको बवक्त ज़रूरत ले सकूँ, ख़रीद सकूँ ऑनलाइन, ठीक है। इसके अलावा वो जो है वो डायरेक्ट भी अगर उसे पसंद आ जाती है और वो उसी वक्त लेना भी चाहता है तो वो उसको ऐड टू कार्ट कर देगा, यानी कि वो उसको अपनी बकेट में कार्ट में डाल देगा ताकि उसे वो उसके बाद वो ऑर्डर उसका दे सके, प्लेस कर सके, ठीक है। देन जो है वो अपने अपडेट को, ऑर्डर को जो है वो अपडेट भी कर सकता है। अपडेट करने के बाद जो है वो कस्टमर जो है वो अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देगा, ठीक है। प्लेस करने के बाद जो है वो ऑर्डर दे देगा, और वो ऑर्डर जो है वो कंफर्म होगा। ऑर्डर जो है वो कंफर्म होगा एडमिनिस्ट्रेटर की साइड से। देन उसका वो जो है उसको नोटिफाई हो जाएगा कि भाई अब मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया, और जो उसने टाइम दिया होगा, डेटा टाइम, उसको वो वहाँ से उस डेट से पहले मिल जाएगा। इस चीज़ को कंफर्म करेगा एडमिन कि अगर उसने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया लेकिन वो टाइम हो सकता है उस टाइम पे वो ना पहुँच सके ऑर्डर, तो वो एडमिन जो है वो उसको मेल के जरिए नोटिफाई कर देगा, या उसे कहेगा कि आप टाइम एक्सटेंड कर दें या ऑर्डर कैंसिल कर दें, ठीक है। ऑर्डर कैंसिल जो है वो कस्टमर करेगा। इसके अलावा प्रमोशंस वगैरह भी इसमें यूज़र जो है एडमिनिस्ट्रेटर प्रमोशन को भी मैनेज कर सकता है, और वो प्रमोशन जो है वो कस्टमर व्यू कर सकता है। बहरहाल ये वाला मॉड्यूल जो है ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पेमेंट्स मेथड जो है वो पेमेंट जो है कस्टमर करेगा, पेमेंट के भी मेथड्स जो है वो डिफरेंट है, वो हम आगे जाके उसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद वो जो है और भी वो अपनी जो है वो देख सकता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली, और उसके बारे में हिस्ट्री भी कस्टमर जो है वो ले सकता है, ठीक है। इस डायग्राम पहले क्या था, मेरे पास प्रोजेक्ट था सीम का, SEM स्कूल एजुकेशन। इसके मुताबिक मैंने इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स निकाली। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से मैंने क्या एक्सट्रैक्ट किया, यूज़ केस डायग्राम के मैंने क्या क्या काम करना है, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट यूज़ केसेस आ गए। अब इन यूज़ केसेस के बाद आज मैंने क्या करना है, आज मैंने
एक जो है वो डेटाबेस क्रिएट करनी है इसकी सिम एप्लीकेशन की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये पहले टेबल्स बने हुए हैं, लेकिन मैं आज आपको डेटाबेस और टेबल बनाना दोबारा से सिखाऊंगा, क्योंकि ये हमारी एक फ्रेश एप्लीकेशन है। तो जिन यूज़र्स ने पहले जो है वो नहीं इस पे काम किया, ये इसको नहीं देखा, टेबल बनाने का पता नहीं है, तो वो भी इसको विजिट करके आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप टूल्स में जाएंगे, यहाँ से मैं सर्वर का नाम ले रहा हूँ, डाटा एसक्यूएल सर्वर का नाम जो मुझे चाहिए। ये मेरा सर्वर का नेम है, इसको मैंने कॉपी किया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी न्यू एप्लीकेशन है ऐप शॉपिंग कार्ट। अभी इसमें मैंने सिर्फ लास्ट टाइम टेम्पलेट डिज़ाइन किया था। अब मैं सबसे पहले डेटाबेस पे जाता हूँ, सर्वर एक्सप्लोरर में गया, यहाँ पे भी आ सकते हैं, वरना व्यू से भी आप सर्वर एक्सप्लोरर पे आ सकते हैं। क्या करें, सबसे पहले आप डाटा कनेक्शन पे जाएं, ऐड न्यू क्रिएट न्यू है इसको सर्वर डेटाबेस, सर्वर का नाम दें, तो इसको मैं कहता हूँ माई टेस्ट सी। ये मैं डेटाबेस का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। जितनी भी शॉपिंग कार्ट जो होगी आपकी एप्लीकेशन, उसमें मोस्टली काम यही होगा, थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती है, लेकिन 80% यही काम होगा कि हमारी जो है वो एक यूज़र्स होंगे, वो डिफरेंट आइटम्स पे काम करेंगे, और आइटम जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज की होंगी। उसके बाद यूज़र ऑर्डर प्लेस करेगा। उसके लिहाज से ये सारे मैंने टेबल्स बनाए हुए हैं, इनको 1 बाय 1 बनाते हैं और इस देखते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टेबल है वो है हमारा यूज़र का टेबल, ठीक है। यूज़र कह लें, कस्टमर कह लें, एक ही बात है। मैं क्या करता हूँ, यूज़र में कस्टमर भी आ रहे हैं, बल्कि मैं सोच रहा हूँ इसको अलग अलग बना लूँ, यूज़र, कस्टमर और पब्लिशर। चलिए देखते हैं। अभी यूज़र में राइट क्लिक करते हैं, टेबल बना रहे हैं, टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू टेबल। ये हम नया टेबल बना रहे हैं, ये हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई थी, अब हमारे टेबल बन रहा है। डेटाबेस का नाम माई सिम डेटाबेस रख दिया। ठीक है। 2010 के बाद के वर्जन्स एक जैसे हैं, और 2010 जो है वो या 2010 या 2005 जो है विजुअल स्टूडियो का उसका वर्जन पुराने हैं, और उसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, इन्वायरमेंट डिफरेंट है। उसमें डेटाबेस किसी और तरीके से बनती है, इसमें डेटाबेस किसी और तरीके से बनती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा विजुअल स्टूडियो 2010 के बाद जो वर्जन है, 2012 आया, 13 आया, 15 आया, 19 आया, 17 आया, उनमें से कोई यूज़ करें, ठीक है। मैं यहाँ पे 2012 यूज़ कर रहा हूँ, 2017 भी है, 2019 भी है मेरे पास, लेकिन मैं इसमें मेरे यहाँ से 2015 है या 17 है शायद। टाइम ले रहा है काफ़ी, वेट कर लेते हैं।
जी ये हमारा एक इंटरफेस आ गया डाटा टेबल बनाने के लिए। सबसे पहले हम इसकी नेम जो है उसको हम कर देंगे, नेम में कॉलम का नाम लिखना है या फील्ड का नाम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र आईडी। ठीक है, ये जो है ये की लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे ये प्राइमरी की है और प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक और मस्ट बी एग्जिस्ट। ठीक है, वो लाजमी तौर पे यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एनवार चार्ट जो है वो मैंने डाटा टाइप इसकी रखी है, यानी कि इसके अंदर हम न्यूमेरिक और वेरिएबल या करैक्टर भी स्टोर कर सकते हैं और उसकी मैक्सिमम लेंथ 15 होगी। प्राइमरी की यूनिक है, इसका मतलब ये है कि हर डाटा जो हम एंटर करेंगे उसमें यूज़र आईडी मुख्तलिफ होगा और उसके बाद फिर हम उसको एक्सेस कर सकेंगे। प्राइमरी की यूनिकनेस का फ़ायदा ही यही है कि आप इस की के ज़रिए उस टेबल के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेम, यूज़र आईडी, पासवर्ड। ये मेरे टेबल के कॉलम के नेम यानी फील्ड के नाम बता दिया। अब इनकी डाटा टाइप्स बता देता हूँ। डाटा टाइप जिसमें ये स्टोर होगा डाटा, उसकी टाइप क्या होगी, उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। मैक्सिमम लेंथ मैं 50 रख रहा हूँ, यानी कि 50 लेंथ के हम। अच्छा, एड्रेस जो है वो मैक्सिमम रख रहे हैं आपने, या इसकी आप वैल्यू दे दें 200 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये हमारा टेबल बन गया। अब ये बनाने के बाद आप नीचे इसका स्क्रिप्ट भी जनरेट हो रहा है, क्यूरी भी इसकी ऑटोमेटिकली बन रही है। यहाँ पे आप टेबल का नाम चेंज करेंगे। इस टेबल का नाम मैं रख देता हूँ यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स का नाम रख दिया, आपने ये काम कर लिया। देन जो है आपने सिंपली इस अपडेट बटन पे क्लिक करना है, तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये टेबल इसी तरह से मैंने सारे टेबल्स बनाने हैं। ये टेबल बनाने का तरीका दोबारा देख लें और फिर मैं आगे बनाता हूँ। ये बन गया टेबल। अब आप सिंपली इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर आएंगे व्यू में से सर्वर एक्सप्लोरर ले लें या सामने से ले लें। यहाँ पे टेबल है, इसमें ऐड करें न्यू टेबल। जब तक ऐड हो रहा है इसको रिफ्रेश करेंगे तो पुराना टेबल एक अंदर आ रहा है। ठीक है, देन जो है अब हम एक और छोटा सा टेबल बना लेते हैं कैटेगरी का। ठीक है, आईडी हमारी यूनिक है और इसमें ये आईडी इंटीजर है। इंटीजर का फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम ऑटो इंक्रीमेंट लगा सकते हैं, यानी कि जब भी हम कोई नई कैटेगरी ऐड करें तो उसका आईडी यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली उसमें एक वैल्यू ऐड हो जाए 1 2 3 4 5 6, वो यूनिक आइडेंटिटी होगी इसकी। ठीक है, तो ये इंटीजर में आपको पता है 1 2 3 आता है, तो इसके लिए आसान हो जाएगा काम, लेकिन इसको हमें ऑटो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज़ में जाए, इन प्रॉपर्टीज में आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को यस कर दें। उसके बाद ये इंक्रीमेंट बाय 1, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप कोई नई कैटेगरी इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसमें पुरानी वैल्यू में 1 ऐड होता जाएगा। अगर पहले कोई वैल्यू नहीं तो 0 0 1
0 से चलेगी तो पहली वैल्यू 1 होगी, 2 3 इस तरह से ये आईडी चलती जाएगी। ठीक है, हर दफ़ा यूनिक होती जाएगी। मैथ में डिजिट्स में हर चीज़ यूनिक होती है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और डेट। ठीक है, ये आ गई। अब देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये हम डेट को आप डेट रहने दें, चले। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इधर इसको मैं क्या करूँगा, कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी को मैं अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक टेबल अपडेट हो गया। इसका मतलब ये टेबल बन गया होगा। सर्वर एक्सप्लोरर में जाए और इसको जो है मैं अपडेट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक तीसरा टेबल भी बना देता हूँ। इस टेबल का नाम मैं आइटम रखूँगा। इसमें इमेज जो है वो मैंने इनपुट करना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इस पर देखना पड़ेगा, वो आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। आइटम आईडी को, क्योंकि इंटीजर है, इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में जाए, प्रॉपर्टीज में जाके आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन यस कर दी। ठीक है, देन जो है कॉलम में ऐड करते हैं कैटेगरी, टाइटल कैटेगरी, यूनिट प्राइस, मैंडेट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है उसकी, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है प्रोडक्ट की। ठीक है, ये इमेज है। ठीक है, ये हमारे टेबल के कॉलम्स हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें इमेज हम कैसे स्टोर करवाएंगे। इमेज हम स्टोर करवाएंगे किसी फोल्डर में, उसका पाथ जो है वो हम इस इमेज वाले कॉलम में रखेंगे। ठीक है, तो उनकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हम यहाँ पे न्यूमेरिक वेरिएबल कैरेक्टर, वही फील्ड जो है वो हम इनको देते जाएंगे। डेट टाइप सारे न्यूमेरिक वेरिएबल कैरेक्टर के ही मैं रख रहा हूँ। ठीक है, डेट की एक्सपायरी डेट रख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या न्यूमेरिक वेरिएबल कैरेक्टर भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने इस पर कोई काम नहीं करना, जस्ट इसे देखना इसलिए। और इमेज में आया, इमेज में हम न्यूमेरिक वेरिएबल कैरेक्टर रख लेते हैं, लेकिन उसकी लेंथ हम रख लेते हैं 200। ठीक है, इमेज का पाथ जहाँ पे हम फोल्डर में डालेंगे इमेज, उस इमेज फोल्डर जो है वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर होगा, उसका पाथ जो है हम यहाँ पे सिर्फ स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें डेटाबेस में डाटा स्टोर ना करना पड़े, वो ऑलरेडी हमारे फोल्डर में हो जाएगा स्टोर। इस टेबल का नाम देख लेते हैं क्या है, आइटम्स। ठीक है, टेबल का नाम देना है।
आइटम्स किया। इसके बाद मैंने इसको अपडेट किया, सारा डाटा मेरा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको डेटाबेस बनाना आ गई होगी और आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मैं टेबल्स और ज़्यादा बनाता हूँ और ये वीडियो लंबी हो रही है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। मैंने यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स बनाने हैं, वो टेबल्स सारे मैं इसके मुताबिक बनाऊंगा, कैटेगरीज वगैरह के। ये टेबल्स मैं आपसे बाद में शेयर कर लूँगा, इनकी डायग्राम तो आप ये बना सकते हैं। ठीक है, मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लगे रहें। कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछें और प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की समझ आती है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।